अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट डे 38। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सलिमिटेड इंगेज है पब्लिशिंग जर्नल्स, एक्वायर 100% स्टेक इन वाई लिमिटेड, कंपनी पेड की परचेज कंसिडरेशन कितना 10 करोड़ और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 8 करोड़। और ये इस अमाउंट में इंक्लूड हैं 30 लाख तो स्टाफ के और 50 लाख नॉन कॉर्पोरेट फीस का। हालांकि ये जो ये और बी है नेट एसेट की एक्वायर नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द नेट एसेट एक्वायर्ड के पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें निकालते हैं गुडविल। गुडविल 10 करोड़ माइनस 8 करोड़ 50 लाख कितना बचा 1.5 करोड़ हमारी गुडविल आई। लेकिन हम पूरी की पूरी गुडविल नहीं क्लासीफाई कर सकते, इसमें से हमारी इंटेंजिबल एसेट भी तो है कितने की 50 लाख की, तो हमारी गुडविल कितनी आई 1 करोड़ की। तो हम 1 करोड़ की गुडविल कर लेंगे रिकॉग्नाइज और 50 लाख की नॉन कम्प्लीट फीस, और इसके स्टाफ हमारी इंटेंजिबल एसेट नहीं है तो इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। और देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक्सलिमिटेड परचेज फ्रेंचाइजी फ्रॉम रेस्टोरेंट चेन, कॉस्ट कितनी है 1 करोड़, 10 साल तक लाई है। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट मेंशन किया है, फ्रेंचाइजी रॉयल्टी भी पे करेंगे एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स मेट। एडवाइज द फ्रेंचाइजी राइट इट एज इंटेंजिबल एसेट अंडर अंडर 38। इसमें क्या है, इसको इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन में फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, कैसे फ्यूचर इकोनॉमी में बेनिफिट मिलने वाले हैं, हाँ मिलने वाले हैं। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, हाँ है। कंट्रोल कर सकती है, हाँ कर सकती है। तो सारी डेफिनेशन में फॉलो हो रही है। लेकिन हाँ इस पर जो ये रॉयल्टी फीस मिलने वाली है ये हम इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं डालेंगे, इसको हम पैनल में क्रेडिट करेंगे। थर्ड वाला देख लेते हैं। एन एंटिटी रेगुलरली प्लेस एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इंक्लूड रिप्लाई स्लिप इन्फॉर्म इंडिविजुअल रिप्लाइंग एडवर्टाइजमेंट ऑन द एंटिटी may pass on individual detail other seller of similar product unless individual tick box in the advertisement. Over a period of time, entity has assembled a list of customers. इसमें क्या है, ये इंटेंजिबल एसेट्स में फॉल नहीं होगा। इसमें इस थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक एंटिटी है वो क्या करती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती है और वहाँ से कस्टमर्स के डिटेल मंगाती है, उनकी क्या क्या प्रेफरेंसेस है वो भर के देते हैं। अब कंपनी ने क्या किया, उन कस्टमर्स की लिस्ट बना के सारे एड्रेस ईमेल आईडी नंबर वगैरह लिख के एक लिस्ट बना ली। अब वो चाहती है कि ये जो हमारी कस्टमर की लिस्ट है विद एड्रेस प्रूफ एंड ऑल, इसको हम इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर ले बुक्स अंदर। तो ऐसा नहीं कर सकते, इंटेंजिबल एसेट इंटरनली जनरेटेड है, पहली बार तो इंटेंजिबल एसेट नहीं है तो हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। 4 सॉफ्टवेयर, ए सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलपिंग न्यू सॉफ्टवेयर टेलीकॉम इंडस्ट्री, इट एम्प्लॉयज 100 एम्प्लॉय इंजीनियरिंग ट्रेंड पर्टिकुलर डिसिप्लिन हु इज इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। Estimate feel that it has an excellent HR policy and does not expect any of its employees to leave the near future. It want to recognize set of human resource intangible assets। नहीं कर सकते। अगर हाँ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट तब कर सकते थे, अदरवाइज नहीं कर सकते। वो कभी भी एट विल कभी भी रिज़ाइन करके जा सकते हैं, तो इंटेंजिबल एसेट में फॉल नहीं होगा। 5 देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड हैज एक्वायर्ड टेलीकॉम लाइसेंस फॉर अमंग द गवर्नमेंट टू ऑपरेट मोबाइल टेलीफोनी इन टू स्टेट ऑफ इंडिया, रिकमेंड द कॉस्ट ऑफ यूज टू बी कैपिटलाइज इंटेंजिबल। हाँ इसको कैपिटलाइज कर लेंगे क्योंकि ये कॉन्टेक्चुअल राइट्स आ रही है। एक्स लिमिटेड परचेज स्टैंडर्डाइज फाइनेंस सॉफ्टवेयर एट ए लिस्ट प्राइस 30 लाख एंड पेड 50,000 टूवर्ड्स परचेज टैक्स ऑन विच इज़ नॉन रिफंडेबल, ये इंक्लूड कर लेंगे। इन एडिशन टू दिस द एंटिटी वाज जनरेटेड ट्रेड डिस्काउंट ऑन द इनिशियल प्राइस। ठीक है, 30 लाख इंटू में 95% प्लस 5,000 50,000 एक्स लिमिटेड इनकर को
7 लाख टुवर्ड द कस्टमाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर इंट्रोड्यूस, ठीक है 7 लाख यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। ऑल्सो परचेज ए 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जितनी भी टोटल कॉस्ट होगी हम इसको कैपिटलाइज कर लेंगे एज इंटेंजिबल एसेट। एक्सिलिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन परचेज द नेट एसेट ऑफ वाई लिमिटेड 4 लाख की ऑन 35 था। एसेट लायबिलिटी पोजीशन ऑफ वाई लिमिटेड जस्ट बिफोर द एक्विजिशन एज फॉलोज। The fair value of PP intangible asset, one intangible asset is very available and they are this is separated from how to count this net asset, ठीक है। अभी वाई लिमिटेड ने एक्वायर किया किसको, वाई लिमिटेड को, एक्स लिमिटेड ने वाई को लिमिटेड को एक्वायर किया कितने का, 4 लाख का, और उसकी एसेट एंड लायबिलिटीज़ भी एक्वायर कर ली। बिफोर एक्विजिशन उसकी जो ये थी एसेट एंड लायबिलिटी वो कितने की थी, ये दिस अमाउंट की थी, ये कॉस्ट अमाउंट है, लायबिलिटी इतनी थी। द फेयर वैल्यू ऑफ PPE इंटेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट 2 इज़ अवेलेबल एंड दे आर 1.5 लाख 30,000 70,000 रिस्पेक्टिवली। हाउ एक्सेप्ट अकाउंट दिस अकाउंट फ्रॉम वाई लिमिटेड, तो फेयर वैल्यू पे एक्वायर करा है, फेयर वैल्यू पे दिखाएगा इक्विपमेंट को, इक्विपमेंट में PPE में एज पर इंडेक्स 16 और बाकी इंटेंजिबल एसेट 102 एज पर 38। कैश एंड बैंक तो एज इट इज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी, देख लेते हैं भैया। 6 की कॉस्ट आ गई है 7 की कॉस्ट आ गई क्या। अच्छा इसमें एक चीज़ हो रहेगी, इसमें गुडविल भी आएगी क्योंकि हम जितने की परचेज़ करी है फेयर वैल्यू पे हम सारी लेंगे और जितना हमने पेमेंट किया उसको माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा। इसके हमारी गुडविल आ रही है। ये हमने चारों चीज़ें ले ली, PP ले ली, इंटेंजिबल एसेट 1, इंटेंजिबल एसेट 2 और ये हमारा कैश एंड बैंक माइनस 50,000 का हमारे गया क्रेडिट रिसीवेबल। इसको माइनस करते हैं कितने में से, जितना हमने परचेज कंसिडरेशन दी है 4 लाख, तो हमारा कितना आ रहा है 70,000 हमारा एडिशन आ रहा है, तो ये हमारी गुडविल हो जाएगी। इसको हम गुडविल की तरह रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन पूरे। अब हम देखते हैं इंडेक्स 40 के इंटेंजिबल एसेट हमारी हो गया। अब इंडेक्स 40 देखते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं इंडेक्स 40 के क्वेश्चन विद एग्जांपल्स ऑफ ICAI मॉड्यूल्स। इंडेक्स 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं 1 से 3 तक। सम लिमिटेड ऑन ए बिल्डिंग हैविंग 15 फ्लोर्स ऑफ विच 5 फ्लैट ऑफिस के लीज होते हैं और रिमेनिंग फ्लोर आर लीज आउट एज टेनेंट ऑफ द ऑपरेशन लीज। इस केस में जो 10 फ्लोर हमने रेंट पे दिए हुए हैं ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, और जो 5 है ये हमारे इंडेक्स 16 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगी। मोर लिमिटेड यूज 35% ऑफ ऑफिस फ्लोर स्पेस बिल्डिंग हेड ऑफिस के लिए, रिमेनिंग हमने टेनेंट पे दिया हुआ। अनेबल टू सेल द टेनेंट स्पेस और टू एंटर फाइनेंशियली रिलेटेड टू सोलली टू इट, इसलिए therefore the company should not classify the property as investment property where the 30% of the floor used by the company is significant। अगर ये 35% सिग्निफिकेंट नहीं होता या 5-6% होता तो इसको हम पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। 35% का जितना पोर्शन है वो हमारा इंडेक्स 16 के हिसाब से PPE में जाएगा और 65 का हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा। An entity own a hotel which include a health and fitness center housed in a separate building that is a part of premises of the entire hotel. The owner operates the hotel and other facilities of the hotel with the exception of the health and fitness center which can be sold or leased out under finance lease. The health and fitness center will be leased to independent operator.
The entity has no further involvement in the health and fitness center. In this scenario, management should classify the hotel and the other facilities as property, plant, equipment in accordance with the Ind AS 16 and other health fitness center as Ind AS 116. हमने इसको लीज पे दिया हुआ फाइनेंस लीज पे, तो हमारा फाइनेंस लीज किस में क्लासिफाई होता है? 116 में. If the health fitness center could not be sold or leased out separately on a finance lease, then this will become the owner occupied properties. Then because of the owner occupied property is not significant, the whole property will be treated as owner occupied property. अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं होता हम तो पूरी प्रॉपर्टी को ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मान लेते और इंड AS 16 लगा देते. एग्जाम्पल 4. The owner of an office building provides security maintenance service to the leases occupied by the building. In such case, since the service provided are insignificant, the property would be treated as investment property. ये हम सब पढ़ चुके हैं. अभी सिर्फ इलस्ट्रेशन पाते हैं डायरेक्टली. ये एग्जांपल देखने क्या देख सकते हैं, पढ़े हुए हैं, छोड़ देते हैं, अभी इसको रिपीट नहीं करते, डायरेक्टली इलस्ट्रेशन पे आते हैं. X Limited on a building which is used to earn rentals. The building was carrying amount 50 lakh. X Limited recently replaced interior walls of the building and the cost of new interior wall is 5 lakh. The original wall have the carrying amount of 1 lakh. तो अभी क्या कॉस्ट होगी? 50 लाख की हमारी कैरिंग वैल्यू है, प्लस 5 लाख की हम और ऐड कर रहे हैं, माइनस कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड की 1, तो 54. ठीक है, 54 हो गया इजीली. Illustration number 2. Network Limited purchased a commercial office space and as an investment property in the Global Trade Center commercial complex for 5 crores. However, for purchasing the same, the company had to obtain membership of the Global Trade Center commercial complex association by paying 6,25,000 on one-time joining fees. Now they want to write off the one-time joining fees and expense under the membership and the subscription charge value amounting to 5 crore. एडवाइस नहीं, ये 5 करोड़ प्लस 6,25,000 ऐड हो गए, हम इसको रिकवर करेंगे. ये जो हमारी वन टाइम जॉइनिंग फीस होती है इसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट मानेंगे, तो 6 लाख में हम 25,000 पे इसको रिकॉर्ड करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 3. X Limited purchased a building of 30 लाख 1 मई 2001 with an intention to earn rentals. The purchase price was funded by loan. ये कौन सा केस है? डेफर्ड सेटलमेंट वाला होगा एक केस, या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बनने में सबसे अच्छा पीरियड लग रहा होगा, तो इंड AS 33 के हिसाब से अगर वो क्वालिफाई एसेट है तो ऐड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. अब देख लेते हैं. X Limited परचेज ए बिल्डिंग, ये तो हो गया 30 लाख की, लोन लिया हुआ उसको बिल्डिंग परचेज़ करने के लिए, कितने परसेंट पे? 5% पे. प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स एंड डायरेक्ट लीगल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख 2 लाख रेस्पेक्टिवली. एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग में हुई है. X Limited redeveloped the building into retail shop for rent and operating lease in 2 independent third party. एक्सपेंडिचर कितना हुआ डेवलपमेंट में? दो पे परमिशन ग्रांटेड हुई थी, 2 लाख में, और 7 लाख में कंस्ट्रक्शन कोड लगी, इंक्लूडिंग 40,000 का टैक्स जो रिफंडेबल है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसको माइनस कर देंगे. द बिल्डिंग वाज नॉट क्वालिफाई सब्सटेंशियल पीरियड क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. इसलिए अगर इस पर कोई, इसलिए इस पर जो ये इंटरेस्ट कॉस्ट है इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 लाख प्लस 1 लाख टैक्स प्लस डायरेक्ट कॉस्ट 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 7 लाख, लेकिन 7 लाख में से 40,000 रिफंडेबल टैक्स है, तो हम इसको माइनस करेंगे, तो हमारा को 6,60,000 टोटल कर दो. हमारी आ गई कॉस्ट. देख लेते हैं इनका. ट्रांसफ़र जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 40 में रिफंडेबल माइनस हो गया, 39,80 आ गई. अब डिफरेंट सेटलमेंट बेसिस का हो गया, सेम बिल्कुल सेम चल रहा है जैसा कि हमारा इंड AS 16 में हमने देखा था, इंड AS 38 में भी देखा सेम. X Limited परचेज लैंड वर्थ 1 करोड़
इट हैज़ ऑप्शन इधर टू पे फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज और पे 2 ईयर्स आफ्टर 820। तो ये जो 20 लाख है ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। हम जो रिकोगनाइज़ करेंगे वो 1 लाख पर ही करेंगे। ये 2 लाख विल बी एक्सपेंस और द पीरियड। एग्जाम्पल देख लेते हैं 5। सम लिमिटेड एक्वायर्ड ए बिल्डिंग इन एक्सचेंज ऑफ वेयर हाउस। सेम केस है जो हमने अभी ऊपर देखे हुए हैं, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। सन लिमिटेड एक्वायर ए बिल्डिंग इन एक्सचेंज ऑफ वेयर हाउस हुज फेयर वैल्यू 5 लाख एंड पेमेंट ऑफ कैश 2 लाख। द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग रिसीव्ड बाय द कॉम्प्लेक्स दिस। सेम है बिल्कुल जो हमने देखा है इसमें इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी और पीपीई के लिए भी सेम है। हमने वही प्रिंसिपल लगने वाला है। पीरियोडिक बेसिस पे फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स रिसीव्ड, और अगर दोनों अवेलेबल नहीं है तो कैरी वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन है। इफ़ कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिट अदरवाइज, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिट नहीं है तो फिर हम एक ही केस है इसमें कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन है। दिस केस ठीक है, ये हो गया। द बिल्डिंग इज एक्वायर्ड विद द पर्पज टू अर्न रेंटल्स, हैंस it is a case of investment property acquired in exchange of combination of monetary and non-monetary assets। जलन भी नहीं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने कितने की ली। फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रिसीव्ड दे रखी है 8 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप कितना है 5 लाख, और 5 लाख के साथ हमने क्या दिया कैश, तो ये पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे बिल्डिंग जो हम एक्वायर कर रहे हैं। हमने दिया गया है उसकी कैरिंग वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है 5 लाख। अगर दे रखी हो तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते थे। अब इसी केस में ये दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 8 लाख, उसको केस कितना मिला 2 लाख। पीपी वेयर हाउस की जो वैल्यू है वो 5, तो गेन पीपी पे आ गया 1 लाख। अब आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। Moon Limited has purchased a building on 1st April 2021 at a cost of 10 million. The building was used as a factory by the Moon Limited and was measured under cost model. The expected useful life of the building was estimated to be 10 years. Due to decline in demand of the product, the company does not need factory anymore and has rent out the building to the third party. इस केस में क्या हुआ, यूज़ जिसका जो इसमें क्या हुआ चेंज ऑफ यूज़ हुआ है इसका, मतलब पहले यूज़ होती थी बिल्डिंग ऑफिस के लिए, अब हो रही रेंटल के लिए। क्लासिफिकेशन इसका डिफरेंट हो गया, पहले पीपी थी अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। ऑन दिस डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वाज 8 मिलियन। मून लिमिटेड यूज कॉस्ट मॉडल फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहले हम इसकी कैरिंग वैल्यू निकाल लें कब पे, आज का दिन। कितनी कैरिंग वैल्यू इसकी 10 मिलियन की कॉस्ट है 10 साल, और ये कितने साल तक चली 1 से 5 तक, यानी कि 4 साल का इसमें डेप्रिसिएशन किया तो 4। कैरिंग वैल्यू कितनी बची 6, ठीक है। अब आज के टाइम पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी है 8, लेकिन हम कितनी दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रोल है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमेशा कॉस्ट पर दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी है, अभी कैरिंग वैल्यू जो है वो 6। विल बी इनिशियली भी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉपर्टी 6, और जो हमारी फेयर वैल्यू है 8 की इसको हम डिस्क्लोज कर देंगे कहाँ पर, नोट टू अकाउंट पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सन लिमिटेड एन एरोनॉटिक्स कंपनी इज हैविंग ए बिल्डिंग विच इज़ गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फाइनेंस लीज होता तो हमारा इंडेक्स 116 लग जाता है। लीज अकाउंटिंग, द बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इन द बुक्स 2 लाख। कैरिंग वैल्यू अब कैसे, प्लोटो लिमिटेड ऑफर टू बाय ए बिल्डिंग एट 40, तो बैंक अकाउंट डेबिट
सन लिमिटेड से प्लूटो लिमिटेड खेल रहा है, तो उसका सन लिमिटेड को क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे कितने, 4 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी, 2 लाख, 2 लाख का गेन हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या है, प्लूटो ऑफर टू मेक बिल्डिंग ऑन फाइनेंस लीज। अभी फाइनेंस लीज में ले रहा है रेंटल, पहले ऑपरेटिंग लीज था, अब यहाँ पे फाइनेंस लीज हो जाएगा। तो बैंक की जगह क्या मिलेगा, लीज रिसीवेबल्स। और टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू गेन ऑन डिस्पोजल। अब आते हैं, ये एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं कि हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहाँ दिखाते हैं, पी वर्किंग कैपिटल के नीचे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और हमने डिटेल दी है कि हमें कैसे कैसे दिखाना होता है। अब आते हैं टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन पर। ऑन 1 अप्रैल 2001 एंटिटी एक्वायर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्डिंग 40 लाख की, यूजफुल लाइफ 20 साल, रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख। मैनेजमेंट बिलीव कर रहा है कि स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन सही रहेगा, ठीक है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अमाउंट और बिल्डिंग हमें कैरिंग अमाउंट बतानी है कब, 1 साल बाद, ठीक है। बता देते हैं 40 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाई 20 इंटू 1, इतना वैल्यू आ गई। 40 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाई 20 माइनस 40 लाख, ये आ गया 38 लाख 10,000 हमारी आ गई कैरिंग वैल्यू। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। सेकंड देख लेते हैं, आंसर देखें इसका। $38 लाख 10,000। लास्ट में देख लेंगे इसे, अगर कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो देख लेंगे, अदरवाइज हम कंटिन्यू रखेंगे। एक्स लिमिटेड हैज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्डिंग विच इज़ कैरिड इन द बैलेंस शीट 31 March at 15 lakhs. During the year, X Limited has stopped letting out the building and used it for its office premises. As it इसमें यहाँ पे चेंज हो गया, चेंज इन यूज़ हो गया। On 1 March 2001, 31 March 2001, management estimate the recoverable amount of the building was 10 lakh and remaining useful life was 20 years and residual value is nil. How should X Limited of the above investment property as 31 March 2001? अब इसमें क्या हुआ है, पहले हम प्रॉपर्टी को ऐसे क्या दिखा रहे थे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब उसका हमने यूज़ चेंज कर दिया और हम उसको एज ऑफिस प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं, ठीक है। अब पहले क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी तो उसमें सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही चलता है, लेकिन यहाँ पर रिवैल्यूएशन मॉडल हो सकता है। तब इसको अगर इसकी जो अभी वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है, रिकवरेबल अमाउंट कितना है 10 लाख और हमारी जो वैल्यू है वो है 15 लाख, तो 5 लाख का क्या हो जाएगा, राइट ऑफ कर देगा, इम्पेयरमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन कितने पे लगा, 10 लाख पे। इसको भी देख लेते हैं। कैरिंग अमाउंट कितना है 15 लाख, रिकवरेबल अमाउंट कितना है 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो जाए 5 लाख का, और हमारा डेप्रिसिएशन कितने में लगेगा, अब डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा 10 लाख पे। कैरिंग वैल्यू है तो ठीक है, हाँ डेप्रिसिएशन करने दिया हुआ, लेकिन डेप्रिसिएशन उसी पे लगेगा, अगर वो दिया होता तो इतने पे दिया होता। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, थर्ड वाला ये रहा। इन फाइनेंशियल ईयर 2001-2 लिमिटेड इनकम फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द एक्विजिशन ऑफ कंसिस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल हाउस ईच एज सेपरेट लीगल टाइटल इंक्लूडिंग द लैंड ऑन विच इट इज बिल्ड, ठीक है। द एक्सपेंडिचर इनकम ऑन वेरियस डेट इज गिवन बिलो। सारे एक्सपेंस दिए होंगे, जो भी एक्सपेंस लगे हुए। एक्स लिमिटेड यूज 1 of 6 हाउस फॉर द ऑफिस अकोमोडेशन फॉर स्टाफ द अदर 5 houses रेंटेड आउट टू इंडिपेंडेंट पार्टी। आउट द अकाउंट, हम किसको अकाउंट कैसे करने वाले हैं, 5 को हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाएंगे और 1 को
एज ए पीपी दिखाएंगे। तो पहले इनकी कर लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर परचेज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 1,80,00,000, नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर पर टैक्स नॉट इंक्लूडिंग द परचेज प्राइस, तो हमें इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल है। 2 अप्रैल में क्या हुआ, लीगल कॉस्ट, ये भी इंक्लूड हो गया। एडवांस कंप्लेंट नहीं, ओपनिंग सेरेमनी नहीं, थ्रूआउट इनकर टू द डे टू डे मेंटेनेंस नहीं, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो कितनी होगी इसकी टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1,80,00,000 प्लस 20,00,000 प्लस 5,00,000 कितनी होगी? 2,05,00,000 डिवाइड बाई 6 इंटू में 5 और इंटू में 1 की जो कॉस्ट होगी वो हमारी पीपी में चली जाएगी और 5 की कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसको भी देख लेते हैं। 2,05,00,000, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी हैं, 6 में से 5 की तो चली गई हमारी कहाँ पर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और 1 की चली गई कहाँ पर? ओनर की प्रॉपर्टी एज पर इंडेक्स 6। बाकी जो एडवर्टाइजमेंट को सेरेमनी वगैरह रिपेयरमेंट में सी का भी हो जाए, क्या हो जाएगा इसको एक्सपेंस ऑफ कर देंगे हम पेंडल में। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। X Limited is engaged in the construction of industry and prepare its financial statement up to 31st March each year. On 1st April 2001, X Limited purchased a large property consisting of land. Land कितने की है? 2 करोड़ की। And immediately began to lease out the property to Y Limited. उन्होंने उसको प्रॉपर्टी लीज आउट कर दी Y Limited को ऑन एन ऑपरेटिंग लीज। तो ये ऑपरेटिंग लीज यानी कि हमारी इंटरेस्ट 40 में क्लासीफाई हो जाएगी। एनुअल रेंट कितना आ रहा है? 20। ये कहाँ जाएगा? ये हमारा पेंट में जाएगा, अदर इनकम में। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 2,60,00,000। एंड द टर्म ऑफ लीज वाई लिमिटेड वाज एबल टू कैंसिल द लीज बाय गिविंग 6 month notice in writing to X Limited. Y Limited gave this notice on 31st March 2005 and vacated the property on 30th September 2005. On 30 September 2005, fair value of the property was 2,90,00,000 और 1 अक्टूबर 2005 को उनने कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर्टी को इनटू सेपरेट फ्लैट फॉर इक्वल साइज एंड उसको ऑर्डिनरी सेल में लगा दिया। तो ये क्या बन गई हमारी इन्वेंट्री। X Limited spent total of 60 lakh on this conversion project between September to October. March 6, the project was completed on 31st March 2006, and the director of X Limited estimated the need to spend further 40 lakh to complete the project, after which flat could be sold for 50 lakh each. Examine and how should 3 event could be reported to the financial estimate of the company. Year ended 31st March 2006। ठीक है, इसमें कौन कौन से है? एक तो लैंड है, लैंड परचेज करी हमारी पीपी, उसको कन्वर्ट कर दिया। उसके में ऑपरेटिंग लीज में हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया? इसको इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले देखते हैं। पहले हमने प्रॉपर्टी परचेज़ करी, लैंड परचेज़ करी, इसकी वैल्यू क्या है? 2 करोड़। अब ये क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने इसको लीज आउट कर दिया। ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या रूल है? हम उसको कॉस्ट पर ही दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन नहीं उसका नहीं करते। तो उसकी क्या वैल्यू हो रही बाद में, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी कैरिंग वैल्यू रहेगी यही। ठीक है, अब नेक्स्ट इवेंट कब आ रहा है? अब जो एनुअल रेंट आ रहा है, हमारा एनुअल रेंट कितना आ रहा है? 2 लाख। ठीक है, जितना ये एनुअली रेंट आएगा उस हिसाब से वो उसी साल में P&L में ज़्यादा रहेगा। ऑन 31st March 2005 द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 260 एंड द लोएस्ट टर्म
इसमें टर्म थी कि कैंसिल कर सकता है लीज कभी भी, गिविंग 6 मंथ नोटिस। ठीक है, 6 मंथ का नोटिस दिया तो 6 मंथ का जो रेंट आएगा वो आएगा, उसके बाद ये कन्वर्ट कर देंगे। उसने 31 मार्च 2015 को नोटिस दिया और उसने वेकेट कर दी सितंबर को। अब सितंबर को फेयर वैल्यू कितनी है, 290। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ जब हम किसी चीज़ को यूज़ चेंज करते हैं तो हम उसकी कैरिंग वैल्यू लेते हैं, फेयर वैल्यू नहीं लेते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से उसकी कैरिंग वैल्यू जा रही है 2 करोड़, तो हम 2 करोड़ को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ पर भी सितंबर में भी 2 करोड़ कैरिंग वैल्यू रहेगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दिया इन द बिजनेस और इक्वल साइज़ के हमने फ्लैट बना दिए, 10 फ्लैट्स। ठीक है, और हमने क्या किया, 60 लाख इस पर स्पेंड किए इस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए, सेफ रेट बनाने के लिए 60 लाख यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई 2.6 CR। ठीक है, प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट ऑन 31 मार्च 2006। ओके, एंड द डायरेक्टर एस्टिमेटेड द नीड टू स्पेंड फर्दर 40 लाख टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आफ्टर विच ईच फ्लैट वुड बी सोल्ड एट 50 लाख। ठीक है, 50 लाख में फ्लैट बिकेगा। कितने फ्लैट है हमारे, 10, ये हो गए कितने, 5 करोड़। लेकिन 5 करोड़ में से क्या है, 40 लाख तो हमारे और लगने वाले हैं, तो हमारे क्या हो गए 4 करोड़ 60 लाख की हमारा रिलाइजेबल वैल्यू हो गई। और हमारी कैरिंग वैल्यू क्या है, हमें इन्वेंट्री कितने में दिखाएंगे, कोस्ट और NRE विच एवर इज लोअर, तो हम जाएगा 2.6 पर। ये हमारा सॉल्व हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्या लिमिटेड ओन अ बिल्डिंग ए विच इज़ सेपरेटली यूज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेंटल्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। द कंपनी हैज़ नॉट यूजिंग द बिल्डिंग ए फॉर एनी अदर फैसिलिटी फॉर इट्स own use for a long time. The company is also exploring the possibility to sell the building if to get the reasonable amount of the consideration। हाँ ठीक है, फॉर वैल्यू अप्रिसिएशन के लिए रखी हुई, कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए रखी, वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासीफाई होगी। फॉर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर द बिल्डिंग है, बिल्डिंग वॉज इनिशियली परचेज एट कॉस्ट 10 करोड़। यूजफुल लाइफ कितनी थी उसकी, 20 साल, बट आउट ऑफ विच 5 years हैव बीन एक्सपायर्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2001। द कंपनी फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसकी कैरिंग वैल्यू निकाल लेते आज के दिन। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 10 करोड़, और 10 करोड़ है, 20 साल की लाइफ है, 5 साल ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इसका डिप्रेशन कितना है, 5 लाख पर ईयर इंटू में 5, तो 2.5, तो इसका 7.5 CR इसकी हमारी कैरिंग वैल्यू है आज के दिन आफ्टर 5 years। During the company has invested in another building B with the purpose to hold it for capital appreciation। ठीक है, the property was purchased on 1st April 2001 at a cost of 2 करोड़। ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, 40 साल एज यूजल। द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, फर्दर ड्यूरिंग द 1-2 द कंपनी and incurred following direct operating expenditure relating to the building A and B। ठीक है, अभी हमारी वैल्यू कितनी है, 2 + 2 9.7 9.5 CR। अब इसमें एडिशन क्या हुआ है, रेंटल इनकम, बिल्डिंग है, बिल्डिंग B, सेल प्रमोशन एक्सपेंस ये हमारे माइनस होते हैं क्योंकि हमें रेंटल अर्न करने के लिए हमने लगाए हैं, ये माइनस होंगे। फीस एंड टैक्सेस ये माइनस होंगे। ग्राउंड रेंट हमें मिला, ये प्लस होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये माइनस होंगे। लीगल प्रोफेशनल फीस माइनस होंगे, कमीशन माइनस होगा। ये सारी हमारे माइनस प्लस हो गए, सब कहाँ जाएंगी, P&L में। द कंपनी डज नॉट हैव एनी एक्शन एंड कॉन्सेंट्रेट एप्लीकेशन अगेंस्ट प्रॉपर्टी A and B। फॉर कंप्लाइंस द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड द मैनेजमेंट sought an independent report from the specialists as to ascertain the fair value of the building A and B। The independent valued the building property valuation model recommended by the internal valuation standard committee।
fair value has been computed by the method establishing present value of future cash flows, namely discount and cash flow. डिस्काउंट एंड कैश फ्लो के मेथड से हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली और उसकी बेस पर हमने इसकी फेयर वैल्यू निकाली। एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ पर स्क्वायर फीट फॉर द पीरियड एक्सपेक्ट टू बी द रेंज ऑफ 50 से 60 रुपीज़ फीट पर स्क्वायर फीट, ठीक है। एंड इट इज़ फर्दर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% पर एनम फॉर ईच ऑफ 3 ईयर, मतलब हर 3 साल में 10% से बढ़ेगा। द वेटेड डिस्काउंटिंग रेट 12-13% है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एज्यूम दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड मेजर्ड एट 10.5 CR। फेयर वैल्यू, ये जो हमें मेथड दिया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने, कैलकुलेट करके भी दे दी। इसकी जो फेयर वैल्यू है 10.5 CR है। द ट्रीटमेंट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू बी गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडेक्स, ठीक है। बिल्डिंग भी इन द बैलेंस शीट ऑफ सूर्या लिमिटेड प्रोवाइड द डिटेल डिस्क्लोजर कंपटीशन एलिमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अभी डिस्क्लोजर देना है वो हमें सब बताना है। अब इसको देख लेते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हम इसको किस पे दिखाने वाले हैं, ऑब्वियसली हम कॉस्ट पे दिखाने वाले हैं। हमने यहाँ पर कितना किया 9.5 आ रहा है। अब पर ईयर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का कितना है 0.5, और इसका देख लेते हैं कितना है 2 करोड़ है, 40 साल की वैल्यू है। 2 डिवाइड बाई 40 0.05 प्लस 0.05 तो 5.55 हमारा डेप्रिसिएशन पर ईयर आ गया। अब एट द एंड ऑफ ईयर कैरिंग वैल्यू लिखा लेते हैं 9 माइनस 0.55 माइनस 9.5 8.95 हमारी आ गई कैरिंग वैल्यू। ये तो हमारी कैरिंग वैल्यू आ गई एट द एंड ऑफ 1-2। अब रेंटल इनकम दिखा लेते हैं कितनी है। रेंटल इनकम है 75 प्लस 25 100 माइनस जितना भी ये खर्च है वो सब माइनस कर देते हैं। कितना है रेंट है हमारा 5 और 6 7 और 2 9 9 और 4 13 माइनस 13 कितना बचा 100 माइनस 13 87 और माइनस करेंगे इसमें से 0.55 कितना आएगा 0.55 तो हमारा कितना है 32। ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और जो हमारी फेयर वैल्यू 10.5 की इसको हम डिस्क्लोज कर देंगे नोट टू अकाउंट में। और जो हमारा मेथड है इसको भी हम डिस्क्लोज कर देंगे। हमने ये मेथड फॉलो किया है, डिस्काउंटिंग मेथड किया फॉलो किया, और इसमें हमने ये चीज़ इस रेंज से इस रेंज तक जो हमने नोट्स में सब लिखा हुआ है ये फॉलो की है, ये हम सब डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्स लिमिटेड ऑन ए लैंड प्रॉपर्टी हुज फ्यूचर यूज़ वाज नॉट डिटरमाइंड, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन क्लियर की हुई है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। 31 मार्च 2001 हाउ शुड द प्रॉपर्टी क्लासिफाई इन टर्म्स ऑफ, हमें कब बताना है कि हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर यानी ड्यूरिंग जून 2001 एक्स लिमिटेड कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑन इट फॉर ओन यूज, presuming that the construction of the building will be still in the progress, it is 31 March 2002। अभी भी है, मतलब अभी भी क्लासीफाई, मतलब अभी कंप्लीट नहीं प्रोग्रेस में है। तो हमें बताना है हाउ शुड लैंड प्रॉपर्टी क्लासीफाई एक्स लिमिटेड द फाइनेंशियल एज ऑन 31 मार्च 2002। हमने कब ठीक है 2002 में हम इस प्रॉपर्टी को कैसे दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे WIP वर्क इन प्रोग्रेस। विल देयर बी ए चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज
इन द यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, जो कैरिंग वैल्यू वही रहेगी। वेदर द चेंज इन द क्लासिफिकेशन टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, ये सिर्फ चेंज इन यूज़ है। वुड यू आंसर टू ए अबाउट डिफरेंट इफ देर इज वर टू बी ए मैनेजमेंट इंटेंशन टू कमेंस द कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन इंटेंशन से कुछ नहीं होगा, एक्चुअल में होना चाहिए तभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एंटिटी ऑन ए 2-story बिल्डिंग फ्लोर 1 इज रेंटेड आउट टू इंडिपेंडेंट पार्टी अंडर ऑपरेटिंग लीज यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सेकंड इज ऑक्यूपाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टाफ। The entity can measure reliably the fair value of each floor of the building without undue cost or efforts. How the same shall be classified in the balance sheet as per the relevant and as account treatment बताना होगा। ठीक है, इनिशियल और सब्सिक्वेंट। फर्स्ट वाला हमने क्या किया हुआ, थर्ड पार्टी को दिया हुआ रेंट पे, वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड वाला हमने खुद से किया हुआ, हमारी पीपी हो गई। अब पीपी को हम दो तरह से दिखा सकते हैं, या तो हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखा सकते हैं या फिर कॉस्ट मॉडल पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे दिखाएंगे। तो ये इसका सब्सिक्वेंट का भी हो गया। इनिशियली तो हम कॉस्ट पे दिखाएंगे, सब्सिक्वेंट में हम पीपी को हम हमारे पास दो ऑप्शन है, कॉस्ट पे दिखा ले, रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखा ले, लेकिन इन्वेस्टमेंट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम कॉस्ट पर ही दिखाएंगे। एक बार देख लेते हैं क्या आंसर है। ओनर की प्रॉपर्टी 2000 में, ठीक है, और डिस्क्लोजर पर्पस के लिए दिखाना पड़ेगा। नो चेंज द कैरिंग वैल्यू, ठीक है, नो चेंज क्लासिफिकेशन में, और यहाँ पे इन केस में कोई एविडेंस नहीं, मतलब इन सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए ये क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इंटेंशन नेसेसरी नहीं है, हाँ ठीक है, चेंज इन यूज़ हो गया। अब 7 का देख लेते हैं क्या है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग पार्ट ऑफ बिल्डिंग बोथ बाय द ओनर यूज रेंटल एंड कैपिटल एप्लिकेशन बोथ अदर देन फॉर यूज प्रोडक्ट गुड सर्विस और ऑर्डिनरी कॉर्स ऑफ बिजनेस। प्रॉपर्टी ए वुड बी इंडेस पीपीई हो माना जाएगा, जो हम सेल्फ ऑक्यूपेशन के ले रहे हैं, और जो हमने रेंटल दिया हुआ है फ्लोर 1 उसको हम क्या क्लासिफाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर इंडेक्स 40। इंडेक्स 16 क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्वालिफाई फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स टू बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज कॉस्ट आफ्टर चूज़ कर सकती है कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। हो गया हमारा ये इंडेक्स 40 है। हमारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तीनों इंडेक्स से कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं।